Natasha Doltana Saiba, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीता। मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफा भुट्टो ज़रदारी को मुबारकबाद पेश करूँगी उनकी अनथक मेहनत की वजह से, और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2009 का तोहफ़ा दिया, ये आज उसका सिला है। यकीनन ये जमहूरियत की फ़तह है और अवामी एतमाद की भी फ़तह है। मैं इसी तरह फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनको भी मुबारकबाद पेश करूँगी, जिस तरीके से उन्होंने ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी को कम किया और सफारती अमल को कामयाबी हासिल हुई। अब मैं कुछ बजट की तरफ आती हूँ। मेरे से पहले बहुत सारे मेंबरान ने बहुत सारी तकारीर की, बहुत सारे अच्छे पॉइंट भी रेज़ किए, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो बातें ना दोहराऊँ। पर अगर मेरे से कोई बात मैं दोहरा दूँ तो यकीनन आप लोग हमेशा की तरह अपने कान बंद कर लीजिएगा और मुझे सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। जनाब स्पीकर, ये बजट आवाम के लिए नहीं बना, ये बजट IMF को मुतमिन करने के लिए बना है। कर्ज़े बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं, बिल बढ़ रहे हैं, पर सिर्फ एक चीज़ जो नहीं बढ़ रही है वो है आवाम की आमदनी और हौसला अफजाई। और जब आवाम का सिस्टम से एतमाद ख़त्म हो जाए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोई नहीं पूछता। टैक्स इकट्ठा करने बहुत मुश्किल हो जाता है। टैलेंट और यूथ जो है वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर बसने लगता है। आपकी एक्सपोर्ट को अब ख़त्म हो जाती है, इन्वेस्टमेंट आपकी गिर जाती है, आपके फॉरेक्स रिज़र्व कम हो जाते हैं, और फिर आप कर्ज़े मांगते हैं और फिर आप उसी तरह सूद के साथ वापस करते हैं। तो बात शुरू कहाँ से होती है? अवाम के एतमाद से। अवाम, ये बजट जब बनाया गया तो मैं सवाल करना चाहती हूँ हुकूमत से कि क्या उन्होंने अवाम के एतमाद और उम्मीद, जो कि एक कौमी ख़जाना है, क्या उसको मद्देनज़र रखा? मेरे नहीं ख्याल में। कोई मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है जब उसके कौम सारा वक़्त बेयकीनी का शिकार हो? टैक्स बढ़ जाते हैं, पेट्रोल बढ़ जाता है, बैठे बैठाए बिजली के बिल बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में फिस्कल डेफिसिट का मसला तो चल ही रहा है, पर यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट का मसला भी बहुत बड़ा चल रहा है। अवाम टैक्स देने को क्यों नहीं आगे आते? क्यों पीछे हट जाते हैं टैक्स देने से? वो इंस्टीट्यूशंस पर क्यों नहीं यकीन करते? हम रेवेन्यू कलेक्शन की बात करते हैं, पर क्या किसी ने सोचा कि रेवेन्यू कलेक्शन और पब्लिक ट्रस्ट, जो एक अवाम का एतमाद है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अवाम क्यों नहीं कंप्लाई करेंगे अगर हम उनको सहूलियात और रिज़ल्ट देंगे? जनाब स्पीकर, पाकिस्तान एक सालाना बजट के साइकिल में फंसा हुआ है। 12 महीनों की बजटिंग, 12 महीनों की प्लानिंग में फंस चुका है। कभी हमने 10 साल की प्लानिंग का सोचा? कोई 20 साल की प्लानिंग का सोचा? हमने कभी कोई नेशनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क की बात करने का सोचा? मैं यहाँ पर यह कहती चलूँ, हम डे टू डे अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लोग और ये पार्लियामान, हम ईयरली अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं। हम आगे का प्लान नहीं सोच रहे। मैं यहाँ पर एक तजवीज़ देना चाहती हूँ हुकूमत को, और वो ये है कि आए मिलकर बैठें और पाकिस्तान का कोई ऐसा नेशनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क उसको सामने लेकर आएँ जो कि आपके इलेक्शन से, आपके इलेक्शन रिज़ल्ट से जो है वो प्रोटेक्टेड हो, जो कि आपकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उसको एंडोर्स करें और उस प्लान को चेंज मत करें। हमारा मुल्क इस वक्त एक साइलेंट क्राइसिस
ऑफ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का शिकार है। इसमें स्टैग्नेशन और जो स्टेट ऑफ इनर्शिया है, हमें इससे निकलना है। हम एक पैरालिसिस के अंदर फंस चुके हैं और यही हमारा, अगर हम विजन को आगे लेकर बढ़े, जो कि 10 साला विजन हो, 15 साला विजन हो, 30 साला विजन हो, जो कि गैर मुतनाज़े हो किसी भी सियासी पार्टी से, तो हम पाकिस्तान क्यों ना इसमें तरक्की कर सके। मैंने यहाँ पर बहुत सारी तकारीर सरकारी मुलाजमीन के बारे में भी मैंने सुनी। यकीनन 7% हुकूमत ने उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया, बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ अच्छा खुश आइंद एक इक़दाम है। चलें, कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर ही है। पर किसी ने यहाँ पर मिडिल क्लास की बात की, जो पाकिस्तान जिसमें मिडिल क्लास ख़त्म होती जा रही है। आप अपने टीचर से पूछ लें, नौजवान से पूछ लें, प्रोफेशनल्स, यंग प्रोफेशनल से पूछ लें, स्मॉल बिजनेस ओनर से पूछ लें, क्या वो मुतमईन है आज की कारकर्दगी पे। यहाँ पर तो आपका नौजवान डिग्री लेकर बाहर निकलता है तो आगे बेरोजगारी उसका इस्तकबाल करती है। किसान फसल उगाता है तो हुकूमत जो है वो मसाइल उगा देती है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, और मुझे ये आजकल सुनने में आ रहा है कि हुकूमत जो है निजकारी की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये एक बहुत तशवीशनाक अमल है। यकीनन इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचेगा और इदारे तब तबाह किए जाते हैं जब वो नाकाम हो जाते हैं और उनको निजकारी के नाम के ऊपर फ़रोख्त कर दिया जाता है। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जिस तेज़ी से निजकारी की तरफ जा रही है, खुदा ना खास्ता ये ना हो कि इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान को वो पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड ही बना दें। मैं यहाँ पर आपको यकीन दिलाती चलूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। हुकूमत अपनी जिम्मेवारी पूरी करे, अपने इदारे और इंस्टीट्यूशंस को बचाए। इसके साथ साथ हुकूमत को ये भी समझना होगा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताउन को मजबूरी ना समझे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताउन से ही वजूद में आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताउन से ही आज इनका वज़ीर आज़म बना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही इनके बजट पास होते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही इनके कोरम जो हैं वो पूरे होते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा ये दीवार से लगाते हैं जब भी इनको मौका मिले। मैं यहाँ पे ये कहती चलूँ कि क्यों हुकूमत ने BISP को मुतनाज़े बनाया, क्यों हुकूमत ने 18वीं तरमीम और NFC को मुतनाज़े बनाया। यकीनन ये बहुत बहुत अफसोस की बात है। आखिर में मैं आपको थोड़ी सी, चलें बजट की बहुत सारी बातें हो गई, पर यह भी कहती चलूँ यहाँ पर कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं। पाकिस्तान में भरपूर रिसोर्सेज हैं। अगर एक चीज़ की कमी है तो वो सिर्फ नीयत की है। मैं यहाँ पर अपनी तकरीर को ख़त्म करते हुए एक शेर पढ़ूँगी। ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका वो सहर तो नहीं आई। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा शराज महमूद